जो 20 साल से नीतीश कुमार कभी तेजस्वी को अपना उप मुख्यमंत्री बना लिए तो कभी बीजेपी को बना लिए, तो ये जंगल राज नहीं तो क्या है बताइए। दोनों जंगल राज, एक जंगल राज नहीं है। एक लालू प्रसाद यादव परिवार का जब गवर्नमेंट थी, अब दूसरा जो नीतीश कुमार का चल रहा है, पार्ट 2 है ये। ऐसा लगता है कि 3 मर्तबा बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती की। राजद के परिवार 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अब लालू जी का दिल सिर्फ अपने एक बेटे में अटका हुआ है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि वो मत देखो 15 साल, मेरे 17 महीने देखो, रोजगार की बात, पलायन की बात। इनसे कभी बिठाकर पूछिए, तुम जो 5 लाख बोलते हो, ये दिल फरेब झूठी बातें क्यों कर रहे हैं? कोई बोलेगा कि मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो फिर अब्दुल्ला का और मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? 14% यादव समाज है, मगर 14% को 36% टिकट देते हैं राजद वाले, और 17% लोगों को क्या देते हैं? लॉलीपॉप, गाजर की पुंगी बजाइए, आप दरी बिछाइए। दूसरी बात, इनकी और एक तमाशा देखिए, मैं वक्फ कानून उनको कचरे के डब्बे में डाल दूंगा। अरे भाई, आप क्या कोई लॉयर है तो समझाए उनको। जब मैं ये सुनता हूं कि ये आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है और इस तरह की बात कर रहा है, तो मुझे यकीन नहीं होता कि उसको सेंट्रल लेजिस्लेशन और स्टेट लेजिस्लेशन के माने नहीं मालूम। हम आपके चैनल के जरिए तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये जो हमेशा बोलते थे हारने के बाद हमारे तरफ उंगली उठाते, तो अब ये मामला जनता के सामने आ गया कि हम तो तैयार थे, ये नहीं, ये लोग तैयार नहीं थे। बिना किसी देरी के असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। AIMIM 10 साल पहले मैं आपसे मिला था और वहां से अब तक एक सफर मैं ये देख रहा हूं कि सीमांचल पर उम्मीदवार बढ़ रहे हैं, सीटें बढ़ रही है, MIM की ताकत भी बढ़ती है, विधायक भी जीतते हैं। लेकिन 10 सालों के सफर में तब एक समीकरण अलग था कि नीतीश लालू एक साथ लड़ रहे थे, आज खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या यहाँ इस इलाके में खासतौर पर बिहार के कुछ बदला दिखाई देता है? नहीं, ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। यहाँ के हमारे मजलिस के जिम्मेदारों की बड़ी मेहनत रही कि 2015 से लेकर अब तक काफी MIM पार्टी ने इम्प्रूवमेंट किया, तरक्की की। सीमांचल की जनता ने किशनगंज के बाई इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार को कामयाब किया। फिर उसके बाद 2020 में हमारे 5 विधायक कामयाब हुए, और फिर 2 पार्लियामेंट के इलेक्शन में नहीं जीत पाए, मगर बड़ी तादाद में लोगों ने हमको वोट दिया। तो ये कह सकते हैं कि हमारा सफ़र बड़ा ही मोहब्बत भरा रहा, और इसमें जो यहाँ की जनता ने मोहब्बतों से नवाजा है और जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो मेरे लिए एक बहुत कीमती चीज़ भी है, और एक भरोसा जो हम पे किया। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लड़ाई का आगाज़ हम बिहार और सीमांचल के लिए किया है, उसमें हमको कामयाबी मिलेगी। अपने कई स्टेज पर, और कई बार मैं आज भी रैलियां देख रहा था, लगातार आप कई सारे मुद्दे उठाते हैं। 10 साल में इस इलाके के खास तौर पर जो लोग हैं जिनकी बात आप करते हैं, क्या उनके हालात बदले आपको दिखाई दिए? देखिए, मेरे बोलने से पहले गवर्नमेंट का डेटा आप देख लीजिए। सीमांचल के बच्चों में खून की कमी, एनीमिक होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है। फिर गवर्नमेंट का डेटा ये भी बताता है कि किशनगंज के जो डिस्ट्रिक्ट है, वो 56% सैलाब फ्लड अफेक्टेड है। किशनगंज जिले में जो चाइल्ड स्टंटिंग होता है, जिसको हिंदी में लफ्ज बोलते अविकसित बच्चे, उसका नंबर है 50%। सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट महिलाओं में सीमांचल में है। और फिर जो इन डिस्क्रिमिनेशन, जो ओपन तासुब जो बोलते हैं ना, जो सीमांचल से किया गया, पटना में IIT, AIIMS, NIT, NIFT, NLU, NMCH बनाया गया। गया में और राजगीर में IIM, IHM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, बिहार पुलिस एकेडमी है, और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 750 करोड़ का बनाया गया। हमको ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर यहाँ पर इसमें एक एक दो क्यों नहीं रेप्लिकेट करते। जितना फैक्ट्री इंडस्ट्री है आप उधर लेकर चले आते, उसका जो पॉलिसी है यहाँ पर भी लेकर आइए। बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी
कुर्बानियों के बाद पूर्णिया का एयरपोर्ट खुला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा कैंपस एस्बेस्टस और टीन के शेड में चलता है। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन होता है सीमांचल से। सीमांचल के तक कोई तब्दीली नहीं आई है। 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के इम्प्रूवमेंट के ताल्लुक से जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वो बर्बाद हैं। खुद बिहार के ADRI का सर्वे है और बिहार के माइनॉरिटी कमीशन का ये रिपोर्ट है कि गांव के इलाके में, रूरल इलाके में 50% गरीबी की रेखा से नीचे मुसलमान है, 45% शहर में है। तो फिर बताइए, जो 20 साल से नीतीश कुमार कभी तेजस्वी को अपना उप मुख्यमंत्री बना लिए तो कभी बीजेपी को बना लिए, तो ये जंगल राज नहीं तो क्या है बताइए कि आप इन 4 डिस्ट्रिक्ट से इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसको अंडर डेवलप करके रख दिए कि सैलाब आता है तो नदी अपना रास्ता बना के लेके चले आता है, कई कई दिन तक लोग पूछने वाले नहीं है। और इतना बड़ा जरखेज जमीन है ये कि यहाँ पर पाइनएप्पल, चाय, मकई, आपके धान, क्या क्या नहीं उगता। तो इसका खरीदी का सेंटर भी खुल सकते, अरारिया और किशनगंज में आप गवर्नमेंट नहीं खोलती है। अच्छा, मोदी जी आकर कई स्टेशन में कोचा दामन में एक रेलवे स्टेशन नहीं है, एक डायरेक्ट वंदे भारत आप ट्रेन क्यों नहीं शुरू करते भैया, यहाँ से किशनगंज से, अरारिया से पटना को आप ये क्यों नहीं शुरू करते कि दिल्ली सीमांचल रेलवे लिंक क्रिएट करिए। कौन रोक रहा है इन लोगों को? कोई रोक नहीं रहा है। बरक्स उसके बीजेपी का कोई बड़ा नेता आता है यहाँ पर, घुसपैठी घुसपैठी घुसपैठी। अरे भाई, 65 लाख नाम पहले ECI निकाले, बाद में 3.5 लाख। मेरे ख्याल से मैं गलत ना कहूं तो एक नेशनल मीडिया रिपोर्ट किया कि सिर्फ 2 घुसपैठी निकले, वही मुसलमान नहीं है। तो आखिर क्यों भाई? यहाँ पर मुसलमान भी रहते, हमारे हिंदू भाई भी रहते, दलित भी रहता है, ट्राइबल भी रहते हैं। करिए ना, ये स्ट्रेटेजिक इलाका है बहुत भारत के लिए, बहुत स्ट्रेटेजिक इलाका है ये। आप वहां पर इंप्रूवमेंट नहीं करना चाह रहे। पटना का हाईकोर्ट का बेंच क्यों नहीं खोल सकते? सरकार चाहिए तो हो सकता है ना, मगर हर चीज जो है, ऐसा लगता है कि 3 मर्तबा बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती की कि उनका दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है। नीतीश कुमार को 20 साल से मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनका दिल सिर्फ राजगीर में अटका हुआ है। और राजद तो 2004 से आई नहीं रही है, आप देखें, मगर राजद के परिवार 15 साल मुख्यमंत्री रहे। अब लालू जी का दिल सिर्फ अपने एक बेटे में अटका हुआ है। तो सीमांचल की जनता कहां जाएगी? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलेक्शन कि सीमांचल की जनता अपने डेवलपमेंट के लिए खुद आगे बढ़कर पोजीशन ऑफ पावर में आकर लड़े और हासिल करें। आपने ढेर सारे आंकड़े बताया, उसमें आपने कहा कि मुसलमानों की क्या हालत है। आज मुझे, और मैं दिन भर अलग अलग विधानसभा में घूमने की कोशिश किया, सीमांचल और किशनगंज इतना बड़ा है, पूरा नहीं घूमे। एक नई उम्र के लड़के ने कहा कि ओवैसी साहब को पहले हम बिना सुने खारिज कर देते थे क्योंकि मेरा धर्म अलग था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो उन्होंने देश के लिए किया, देश के लिए बोला, अब मैं उनको सुनूंगा और ये भी ढूंढूंगा कि वो हमारी बातें भी करें, हमारे साथ भी। हमको भी चीजें नहीं मिलती, मैं भी उसी सीमांचल के एक छोटे से गांव में बसता हूँ। लड़ाई सीमांचल की हम 2015 से लड़ रहे हैं। मैं आपको अभी हमारे इंटरव्यू के बाद आपको हिंदी में हमने जो रिपोर्ट निकाली बिहार के ऊपर, वो आपको भिजाता हूं, आप पढ़िए उसको पूरा। हमने एक्सपर्ट्स को बिठाकर, कोई हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं, उन्होंने ही रिपोर्ट बनाकर हमको दी, जिसमें सीमांचल पर एक स्पेशल चैप्टर है। मेरा मानना ये है कि भारत का इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक इलाका है ये, अगर यहाँ पर हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई? कब तक आप घुसपैठी बोलेंगे, ये बोलेंगे? अरे इसको आप प्रॉस्परस रीजन बनाइए। आप 3,000 करोड़ रुपए दीजिए ताकि एम्बैंकमेंट का काम हो सके, सैलाब से लोग बच सकें, किसान को फायदा होगा, जमीनें बचेंगी, जिंदगियां बचेंगे। तो ये तो एक हर आप सबकी बात कर रहे हैं, इसमें सवाल ही पैदा नहीं। जब सीमांचल की बात कर रहे हैं तो सीमांचल में क्या, अच्छा सीमांचल मैं नहीं रहता हूं, जैसा हमारे अपोनेंट्स बोलते हैं ये हैदराबाद से क्यों आ रहा है। अच्छा, ये 2015 से बाद ही सीमांचल बोलना शुरू करे हमारे सब लोग, हम ही बोलते थे। तो ये सबकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई थोड़ी है, ये तो सीमांचल की जनता की लड़ाई है। और डेटा बताता है कि सबसे ज्यादा पलायन नौजवानों का
इस इलाके से होता है। गवर्नमेंट का डेटा बोलता है कि 28% लोग पलायन करते हैं बिहार से, मेरे ख्याल सबसे ज्यादा यहाँ से होता है। और यहाँ के लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते। मैं तो, मेरा मानना यह है कि सरकारें एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, मंसूबाबंद तरीके के तहत नहीं चाहते कि सीमांचल के नौजवान रोजगार और तालीम की तरफ रुख करे, क्योंकि वो ये देखेंगे कि जो दौलतमंद दिल्ली, हैदराबाद, पंजाब और मुंबई में है, उनकी जिंदगी में खलल पड़ जाएगा। आपकी मंचों पर एक बात मैंने देखी, आपने कहा, और खासतौर पर महागठबंधन के जो उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो उम्मीदवारी क्या खटक रही है, या उम्मीदवारी एक वर्ग से आनी ये खटक रही है? देखिए, आज एक विधानसभा है, इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। जो मैंने कहा, एक विधानसभा है जहां पर ये गए थे दरभंगा में, गौरा बोरामन, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, पर आरजेडी ने एक अपना कैंडिडेट को टिकट दिया, अफजल अली खान नाम है, ऑफिशियल कैंडिडेट आरजेडी का हो गया। वीआईपी पार्टी ने कहा कि हमने संतोष साहनी को दिया। आरजेडी के लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव जाकर अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार करके कहते हैं कि संतोष साहनी को वोट दो। भैया, क्यों इस तरह से आप जलील कर रहे हैं अफजल अली खान को? आप ही ने टिकट दिया ना, आप ही टिकट दिया और आप ही अपने कैंडिडेट के खिलाफ जाकर प्रचार करते हैं। और फिर मैं सलाम करता हूं मल्ला समाज को कि उनमें इतनी यूनिटी और इतनी फोरसाइट है कि अभी नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू नहीं है, उन्होंने तेजस्वी के बाजू बैठकर कह दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी, उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो मेरा बोलना वाजिब है। 17% जो अल्पसंख्यक समाज है, वो सबसे बड़ा कास्ट है पूरे कास्ट में। और अगर कोई बोलेगा कि मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो फिर अब्दुल्ला का और मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? 14% यादव समाज है, हम उनके खिलाफ नहीं है, ना कभी रहेंगे, मगर 14% को 36% टिकट देते हैं राजद वाले, और 17% लोगों को क्या देते हैं? लॉलीपॉप, गाजर की पुंगी बजाइए, आप दरी बिछाइए। ये सामाजिक न्याय तो नहीं है ना। जब आप सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं, तो उसका जमीन पर अमलावरी होनी चाहिए, अमली जामेनामा पहनाना चाहिए। वो आप नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ जबानी बातें कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये तो जरूरी है बात करना। ऐसा तो खामोश बैठने वाला मैं तो नहीं हूं, खामोश बैठने वाला। मेरी फितरत में इस तरह से अगर आप कोई इनजस्टिस करेंगे और इस तरह बकवास करेंगे तो कोई खामोश नहीं बैठेगा। लेकिन कई लोग ये बोलते हैं कि एमआईएम ने ढोल भी बजाए थे कि साथ महागठबंधन के अगर आ जाते, सम्मानजनक सीटें मिलती, तो लड़ाई एक मुश्त लड़ते। हुआ ये कि बिहार के जितने मुस्लिम समाज के बड़े इंटेलेक्चुअल्स, इस्लामिक स्कॉलर्स, मौलाना, मुर्शिद जो लोग थे, वो आकर अख्तर उल इमान साहब पे बोले कि भाई आप अलायंस क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा हम तो तैयार हैं। बोले नहीं नहीं, ओवैसी साहब तैयार नहीं है, वो अकेले लड़ना चाहते हैं। अख्तर उल इमान साहब ने हमको कहा, मैंने कहा स्पीकर फोन आप डालिए। स्पीकर फोन पे हमने कहा कि अख्तर भाई, ये जो हजरात आए ना, जिम्मेदार लोग हैं, ये जो कुछ बोलेंगे उसको कागज पे इनसे लिखा लीजिए और आप साइन कर दीजिए, भिजा दीजिए, या तो इनको दे दीजिए। तो बोले नहीं नहीं, आप भेजिए, हम क्यों देंगे? बोला ठीक है, आपकी बात सही है। हम भिजा दिए लेटर। इंडिया अलायंस में राजद में लालू जी को, सीपीआईएमएल के माले के लोगों जिम्मेदार को, सीपीआई, कांग्रेस के खरगे, सब चारों को भिजाए। फिर उसके बाद मीडिया ने पूछा लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार को, तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं मिला। अब आप हमको बताइए, हम जरा पुराने ख्यालात के हैं। अगर हमारे घर में जो बड़ा होता है, चाहे पिताजी नहीं हो, मगर पिताजी समान जो बड़ा होता है, अगर वो एक लाइन डाल देता है तो हम लोग बस उसको कबूल कर लेते, फॉलो करते। ये तो हम सब पुराने मिजाज के। हमको ताज्जुब हुआ, अरे भाई आपके वालिद हैं जिसने राजद को बनाया, जिसने बनाया ना, आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं मिला। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि प्रेसिडेंट एलओपी में फर्क होता है, एलओपी एलओपी होता है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट होता है। तो अख्तर ने कहा आप लिख दीजिए। तो अख्तर ने कहा कि सर भिजाने का तरीका मेरा होगा। मेरा ठीक है भैया, मुझे नहीं मालूम था। अख्तर रहमान, क्योंकि उसने कहा नहीं मिला, तो हम बोले ठीक है, अब लो, ताकि तुमको हमारी आवाज सुनाई दे, हम दे दिए। ये इससे बात साबित ये हो गई कि कौन दोबारा नीतीश कुमार और मोदी की सरकार बनने से रोक रहा है और कौन चाहता है उनको। तो ये जो हमेशा बोलते थे हारने के बाद, जब कभी भी हारते हमारे तरफ उंगली उठाते। तो अब ये मामला
जनता के सामने आ गया कि हम तो तैयार थे, ये नहीं, ये लोग तैयार नहीं थे। हमको चुनाव लड़ना, हमने क्या कहा 6 सीट दे दो, हम 6 पे लड़ लेते, आपने नहीं दिया, आप 24 पे लड़ रहे हैं। और जीडीए बनाया हमने, चंद्रशेखर एमपी नगीना के जो एमपी रावण साहब उनकी पार्टी के साथ, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक्स मिनिस्टर हैं यूपी के, बना है। एक बात और, जैसे आपने कहा कि नीतीश जी का दिल आजकल राजगीर में अटका हुआ है, उनके बारे में क्या फीडबैक है? कई सवाल ये उठते हैं, मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे अगर एनडीए जीता तो, आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी को रोकना है सबसे पहले। बीजेपी दोबारा पावर में ना आए, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार वक्फ बिल में तायद किए, लोग बोल रहे थे नहीं 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 वो अलग करेंगे, मगर वोट दिए जाकर। फिर कमेटी बनाई गई पार्लियामेंट की, उसमें हमने अमेंडमेंट्स मूव किया, अपोजिशन पार्टीज ने, उनके एमपी ने सपोर्ट नहीं किया। तो हमको लग रहा है कि बीजेपी मेन प्लेयर है, उसको रोकने की जरूरत है। आप 24 पर लड़ रहे हैं, लेकिन सर बिहार का बहुमत तो कुछ और होगा, आपका एक रोल हो सकता है, वो किधर आप देख रहे हैं? अब ये तो जनता अगर हमको कामयाब करेगी इंशाल्लाह, हमको यकीन है। अब इस सवाल का जवाब तो ऑनेस्टली जो है ना 14 तारीख के बाद ही दिया, रात में दे सके, 14 की रात को। हमको उम्मीद है, अभी टाइम है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज मौसम खराब था तो हम अपनी गाड़ी से निकल कर गए अमूर को, 3 घंटे का सफर था, थोड़ा ट्रैफिक में फंस भी गए, वापिस आए। तो मेहनत कर रहे हैं हम सब लोग, जितने हमारे मेंबर्स हैं, चाहने वाले हैं, और खास तौर से किशनगंज के जो नौजवान और बुजुर्ग और महिलाओं में इतना बड़ा असर है मैम का यहाँ पर, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, देखिए कामयाबी मिले। करीब 220 सीटें ऐसी होती हैं, और सही से कह दो 219 जहां आप नहीं हैं, उन जगहों पर जनता क्या करे? उन लोगों पर जनता बाशऊर है, बाखबर है, ये पूरा पॉलिटिकल कॉन्शियस स्टेट है, वो जाहिर है वो अच्छे और बुरे की उनको तमीज है, वो अच्छा फैसला करेगी। हम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको बोलने का राइट भी नहीं है। जब आपने हमको अनटचेबल बनाकर छोड़ दिया, तो हम तो जनता के ऊपर छोड़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा फैसला लेंगे, क्योंकि हमारा मानना यह है कि बिहार में 2 जंगल राज हैं। एक लालू प्रसाद यादव के परिवार का जब गवर्नमेंट थी, अब दूसरा जो नीतीश कुमार का चल रहा है, पार्ट 2 है, ये वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। जंगल राज से छुटकारा दिलाना है। दोनों जंगल राज, एक जंगल राज नहीं है, 2 जंगल राज है। पार्लियामेंट से सीखा, सप्लीमेंट्री पूछ लेते हैं, क्योंकि आपने नाम लिया। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि वो मत देखो 15 साल, मेरे 17 महीने देखो। रोजगार की बात, पलायन की बात, आखिरी छठ के नारे आपने खूब सुने होंगे युवाओं के लिए। आखिरी 17 महीने क्या? वो बोल रहे हैं कि 17 महीने में रोजगार जो दिया, जो हमने काम किया, बात बताइए, इनसे कभी बिठाकर पूछिए, तुम जो 5 लाख बोलते, गवर्नमेंट का डेटा आपको दे दें, चलिए हम भी एक्सपर्ट से बात किए, वो डिस्प्यूट करते उस बात को, डिस्प्यूट करते उनके झूठे दावे को। अच्छा, और एक बात हमको बताइए, ये हम आपको बताते, 1 मिनट ठहरिए, तो हम एक आपको ऑथेंटिक बात बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि हर घर में गवर्नमेंट नौकरी देंगे। हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। अब ये देखिए, बिहार में 2.75 करोड़ हाउस होल्ड हैं। ये 3 करोड़ परिवार ने किस में कहा गया? ये जो रिपोर्ट टेबल हुई थी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बिहार के विजय कुमार चौधरी उनका नाम है, हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा ये कि नहीं, 2.97 करोड़ उन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि जो 30 लाख एम्प्लॉय बिहार में है उनको छोड़कर सब दे देंगे। चलिए 30 लाख निकाल लीजिए, उसमें आप 2 करोड़ 2 करोड़ 60 लाख, 297 है ना, छोड़ चलिए 2 करोड़ 60 लाख। 2 करोड़ 60 लाख को कम से कम 20 से 25,000 तनख्वाह देना, 25,000 तनख्वाह देना पड़ेगा भैया। 8,50,000 करोड़ का आपको फंड जरूरत पड़ेगा तनख्वाह देने के लिए। बिहार का पूरा बजट 2 लाख करोड़ है। भाई आप बेवकूफ क्यों मना रहे हैं? ये दिलफरेब झूठी बातें क्यों कर रहे हैं? आप समझ रहे जनता को बेवकूफ बनाएंगे, और वही बिहार की जनता को जो दिखने में आपको दिखेगा मगर सब चीज नोटिस करती है वो।
बड़ी पॉलिटिकल कॉन्शियस स्टेट है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? यानी कहां से 8 लाख करोड़, 8.5 लाख करोड़ कहां से लाएंगे आप? अच्छा, ऊपर से आप बोल रहे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज है संविदा को हाँ, परमानेंट कहां से? वैसे ही नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं, जो 10,000 रुपए दे रहे हैं जीविका हाँ, निधि। ये बंद हो जाएगा चुनाव के बाद। हमारे एक्स एमपी इम्तियाज जलील बैठे हैं महाराष्ट्र में, पूछ सकते हैं आप। अब महाराष्ट्र में नंबर कट डाउन कर दिए, पूरा नंबर कट डाउन कर दिए। नहीं ये कुछ कुछ बहाने बनाकर, तो ये कहां से लाएंगे पैसे? भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बिहार में आपके 50,000 करोड़ रुपए हैं, ये सब। अच्छा, 2022 और 2023 का कैग रिपोर्ट ये कहता है कि बिहार में खाली कर्जे की इंटरेस्ट अदा करने के लिए 16,000 करोड़ रुपए देना पड़ा। अगर हम बोरोइंग करते ना, तो बोरोइंग करते कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप नीतीश कुमार ने बोरोइंग करके सिर्फ 24% कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और माँ बाकी पूरा पुराना लोन अदा करने के लिए किया। अच्छा, लोन जब बढ़ता है तो लेने वाला नहीं अदा करता, जो जनता है उसका बाप, उसका बेटा, उसकी पीढ़ियां अदा करती हैं। ये क्यों बेवकूफ बना रहे? दूसरी बात, इनकी और एक तमाशा देखिए, मैं वक्फ कानून उनको कचरे के डब्बे में डाल दूंगा। अरे भाई, आप क्या कोई लॉयर है तो समझाए उनको। नहीं छोड़िए, हम 6 महीने उस कमेटी में थे, दिन रात, एक हफ्ते में हमारी 4 मीटिंग होती थी। जो कानून को हम दिलो जान से उसका अपोज करे, मैंने 128 पेज का डाइसेंट रिपोर्ट दिया है 45 अमेंडमेंट्स के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के केसेस के साथ। जब मैं ये सुनता हूं कि ये आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है और इस तरह की बात कर रहा है, तो मुझे यकीन नहीं होता कि उसको सेंट्रल लेजिस्लेशन और स्टेट लेजिस्लेशन के माने नहीं मालूम। इस एक्ट को हम अपोज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपोज कर रहे हैं, और हम बोल भी रहे हैं कि इस एक्ट को सामने रखकर आप नरेंद्र मोदी को वोट मत दीजिए। मगर इनका ये बोलना है कि मैं कचरे के बिन में डाल दूं। कैसे डालेंगे? या तो दूसरा पार्लियामेंट चुनाव होगा, मोदी हुकूमत को हटाइए, नई हुकूमत जब आएगी ये वादा करें निकालेंगे, बदलेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल हियरिंग करेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो हम मानते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये होगा। हम आपके चैनल के जरिए तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे हैं। बोध गया में बोध समाज के लोग बोल रहे हैं कि उसमें सिर्फ बोध मेंबर होगा, नॉन बोध नहीं रहेगा। आप बोध समाज को वादा कर दीजिए, क्योंकि स्टेट रजिस्ट्रेशन है, कि अगर आपको सत्ता मिलती है तो आप ऐसा कानून बिहार असेंबली में पास करेंगे जिससे सिर्फ बोध समाज के लोग मेंबर बनेंगे। चलिए, कबूल करिए चैलेंज को। आप बता दीजिए जनता को। मैंने बता दीजिए बिहार की जनता को। अरे भाई, ऐसा दिख रहा है कि ये नरेंद्र मोदी के फेंकने के कंपटीशन में आगे जाना चाह रहे। नरेंद्र मोदी 15 लाख बोले, कहां का 15 लाख? 1 करोड़ नौकरी, कहां का 1 करोड़ नौकरी? सर, भारत सरकार में 56 मिनिस्ट्रीज में 30 लाख एम्प्लॉयज है। स्टेट में यहां भी 30 लाख है। क्यों 30 लाख? क्योंकि पुलिस का ऐड करते ना आप। जरा देख कर बोलो, समझ कर बोलो। हम आपके चैनल के जरिए तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे हैं। बोध गया में बोध समाज के लोग बोल रहे हैं कि उसमें सिर्फ बोध मेंबर होगा, नॉन बोध नहीं रहेगा। आप बोध समाज को वादा कर दीजिए, क्योंकि स्टेट रजिस्ट्रेशन है, कि अगर आपको सत्ता मिलती है तो आप ऐसा कानून बिहार असेंबली में पास करेंगे जिससे सिर्फ बोध समाज के लोग मेंबर बनेंगे। चलिए, कबूल करिए चैलेंज को। आप बता दीजिए जनता को। मैंने बता दीजिए बिहार की जनता को। अरे भाई, ऐसा दिख रहा है कि ये नरेंद्र मोदी के फेंकने के कंपटीशन में आगे जाना चाह रहे। नरेंद्र मोदी 15 लाख बोले, कहां का 15 लाख? 1 करोड़ नौकरी, कहां का 1 करोड़ नौकरी? सर, भारत सरकार में 56 मिनिस्ट्रीज में 30 लाख एम्प्लॉयज है। स्टेट में यहां भी 30 लाख है। क्यों 30 लाख? क्योंकि पुलिस का ऐड करते ना आप। जरा देख कर बोलो, समझ कर बोलो। पहले तो ये तो देखो कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, कितना आप लोन लेंगे, फिर लोन को कैसे अदा करेंगे। और आप बिहार की जनता को ऐसा बोल रहे हैं, नीतीश कुमार भी ऐसा बोल रहे हैं, ये भी ऐसा बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी वहां से बोल रहे हैं। अब बिहार की जनता देख रही है। हम एक जोक हैदराबाद में, खैर वो कभी आपको प्राइवेट में सुनाएंगे, अब बोले जा रहे हैं, तो ये तो गलत है।
बहुत शुक्रिया। और आपने जो चुनौती छोड़ी उसी चुनौती के साथ देखते हैं उसके जवाब कितने मिलते हैं कितने नहीं मिलते हैं। सीमांचल में लगातार AIMIM और उसको जोर देते असदुद्दीन ओवैसी मौसम से लेकर तमाम चुनौतियों से पार पा रहे हैं। आगे सीमांचल में कैसी कवरेज होती है, क्या कुछ होता है, वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए साहब। आप देखते रहिए अमर उजाला।